अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस सीरीज़ या इस वेबिनार सीरीज़ का क्या मकसद है, तो मैं उसको इतनी डिटेल में नहीं जाता। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये इसमें मेन जो टारगेट था, ये चीज़ें यही थी कि आप लोगों को हेल्प आउट कर सकें, जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से या डिफरेंट कंट्री से लोगों को इनवाइट करें, जिन लोगों ने वहाँ पे स्कॉलरशिप्स ली हैं या अपॉर्च्युनिटीज़ कोई किसी भी किस्म की ली हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इस हवाले से आज हमारे जो है ये 3rd एपिसोड है। और इसमें उस्मान शाहिद भाई हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्ज़ानो इटली में पीएचडी कर रहे हैं। तो अपनी डिटेल ये चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी इसके हवाले से पोज़ीशन अवेल करने के हवाले से, तो उस्मान भाई का नंबर जो है वो मुझे एक स्कॉलरशिप ग्रुप था या पेज था, वहाँ से मिला था, जहाँ मैं भी इसी तरह के क्वेश्चन कर रहा था, चीज़ें पूछ रहा था कि इटली के रिलेटेड था, मेरा स्कॉलरशिप था। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, तो वहाँ से फिर हमारी कम्युनिकेशन हुई। तो अब इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा इस सीरीज़ के अंदर और बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी मैं उनको देता हूँ, जैसे कहते हैं माइक, फिर उसके बाद आप लोग जानें और शायद भाई जानें। थैंक यू शायद भाई। वेलकम। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ को टारगेट करें। पहले 2 सेशंस यूएसए के मुतलिक हो चुके हैं। अब 2 सेशन जो हैं वो इटली की शेड्यूल्ड हैं, एक मेरे वाला है, एक मेरे बाद आने वाला है। इसके अलावा और कंट्रीज़ को भी हम टारगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। चेक रिपब्लिक का भी एक पाइपलाइन में है। उसके अलावा और भी मैरी क्यूरी विनर भी एक हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो उनको भी इनवाइट किया हुआ है। अभी वो अपनी अवेलेबिलिटी बता रहे हैं। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप विनर्स जो हैं ना वो हैं पाइपलाइन में। जापान का भी है प्लान, इस तरह करके और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। तो आप लोगों को बस इंफॉर्मेशन कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम जगह पे अप्लाई करें और एट द एंड आपके पास एक बेटर चॉइस हो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें जिस अपॉर्चुनिटी में, तो आप उसको अवेल करें। बाकी जो है उनको आप छोड़ना चाहें या जो भी आपका प्लान हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो चल पाएँ। मैंने बहुत अरसा स्ट्रगल की है इटालियन स्कॉलरशिप के लिए, और मैंने जो चीज़ इसमें सीखी है ना, वो ये थी कि मैं सिर्फ एक कंट्री पे फोकस था। शायद मेरा प्लान भी नहीं था आइल्स वगैरह करने का, इस वजह से मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। तो आप लोग जो अगर आइल्स करें तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। फिर आपके पास पूरी वर्ल्ड जो है वो ऐसे समझेंगे ओपन हो जाती है, और आप इजीली मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा तो प्रेफरेंस यही थी, इसलिए मैंने इसी को परस्यू किया, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। अगर आप नोट थोड़े टाइम के अंदर अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, तो फिर मेरा यही आपसे मशवरा है कि मल्टीपल कंट्रीज़ को टारगेट करें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को जितना हो सके विद ईच एंड एवरी एप्लीकेशन जो है उसको इम्प्रूव करें। तो बहुत जल्द विद इन मेरे सामने एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने बहुत सीरियसली चीज़ों को लिया है, वो 1 से 2 माह के अंदर भी उनकी स्कॉलरशिप्स हो गई हैं। तो बाकी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और आज चूंकि हमारा जो सेशन है उसका मकसद है इटली में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिस्कस करना, और ये सेशन एक्सक्लूसिवली पीएचडी के लिए है। खिजर भाई, क्या आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं प्लीज़? उस्मान भाई वो मैं डील कर लूँगा, वो जिनका अगर वो जॉइनिंग पे ठीक है। कर रहे हैं ना, तो ओके आप अपना ओके कंटिन्यू करें, कोई इश्यू नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, तो ये आज हमारे चूंकि पीएचडी के हवाले से सेशन है, इटली के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनमें कैसे अप्लाई किया जाए, कौन सा आइडियल टाइम है, और हम कैसे जो है वो इफ़ेक्टिवली पोजीशन को हंट कर सकते हैं। तो अभी चूंकि ये ऑफ टाइम चल रहा है, अभी भी कुछ मैं भी आगे चल के आप लोगों को इस बारे में बताऊंगा। अभी भी कुछ 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पोजीशंस ओपन हैं, लेकिन जो आइडियल टाइम है वो अप्रैल के एंड से स्टार्ट होता है और टिल अक्टूबर नवंबर तक वो चलता है। तो उसमें बहुत पोजीशंस आती हैं। अगर एग्जांपल दूं मैं, तो एक एक यूनिवर्सिटी मोर देन 500 प्लस पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस करती हैं। तो अगर आप सीरियस होके एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर अभी आप 1-2 माह फोकस कर लेते हैं, तो मैं इस बारे में कंफर्म हूँ, मैं श्योर हूँ कि आप लोगों की पोजीशन जो है वो कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी। मेरे अपने फ्रेंड्स में से एक एक पर्सन के 4-4 5-5 यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन हुआ है।
और मेरा इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, लेकिन मैं पहले ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर चुका था, इसलिए मैंने फिर उसको अवेल नहीं किया। तो आप लोग अपने जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस कीजिएगा, और आज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। चलते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है इमरान भाई? नहीं, आप शेयर करें अभी। आपका आपकी तस्वीर तो नज़र आ रही है, लेकिन आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है, तो स्क्रीन शेयर एक कर लें। मिनट, एक मिनट, मैं यही काम करता हूँ। हाँ, शेयर स्क्रीन अब होगी। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जी। तो आज हमारे चूंकि सेशन जो है वो इटली का है, तो इसके में पीएचडी पोजीशंस कौन कौन सी आती हैं उसके हवाले से हम कहाँ है इसकी फ्रॉम बिगनिंग। फुल स्क्रीन होगी विजिबल? अच्छा, आज हमारा टॉपिक है पीएचडी पोजीशंस इन इटली। सबसे पहले तो मैं अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शाहिद है, और मेरी बैचलर्स और मास्टर्स पीर मीर अली शाहिद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है। और मैं रिसेंटली पोजीशन मैंने हंट की है फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बोजन बोल्जेनो इटली में, और मैं साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा हूँ लाइमबर्ग रिसर्च सेंटर में। तो ये एक कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का और रिसर्च सेंटर का। और मेरा जो प्रोग्राम है वो माउंटेन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर है, और उसमें मेरा जो रिसर्च डायरेक्शन है वो फाइटोप्लाज्मास पे है, उनकी मोलेकुलर मैकेनिज्म्स को अनवील करना। और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक तो सीजीपी और दूसरा जो है वो पब्लिकेशन के हवाले से। तो उसको मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही दो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मेरी जो सीजीपी है वो एवरी सीजीपी है, कोई 4/4 या वो कोई नहीं इतनी ज़्यादा सीजीपीए जो लोग कंसिडर करते हैं कि बहुत अच्छी सीजीपीए वाले जो हैं वो स्कॉलरशिप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास कोई फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन भी नहीं है। अभी भी मेरा पेपर जो है वो पाइपलाइन में है, तो अभी तक वो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी चंद डॉक्यूमेंटेशन पे अच्छे से फोकस हो के अगर आप वर्क कर सकते हैं ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप इटली के अंदर पीएचडी पोजीशन जो है वो हंट कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब अगली चीज़ है कि कैसे जो है वो पोजीशंस को सर्च किया जाए। जो इटली है इसमें एक ही सेंट्रल पोर्टल है जिसके अंदर सारी पोजीशंस, पीएचडी पोजीशंस, रिसर्चर पोजीशंस, उसके बाद पोस्ट डॉक पोजीशंस, सारी की सारी, इवन के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं वो भी सेम पोर्टल के ऊपर जो है वो अनाउंस हो रही होती हैं। तो एक ही पोर्टल पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। हमने काम ये करना होता है कि अपनी रेलेवेंट पोजीशन को शॉर्टलिस्ट करना होता है, और शॉर्टलिस्ट करके हमने उस पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है सेकंड स्टेप में। और थर्ड में हमने अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमने सेंड कर देनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पोस्ट डॉक और रिसर्च पोजीशंस में तो 99% कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, लेकिन जो पीएचडी पोजीशंस होती हैं उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस भी होती है, नो डाउट, जो कि आप लोगों को पे करनी होती है, और वो एग्जाम्प्ट किसी सूरत में नहीं होती। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी है तो आप उसमें लाजमी अप्लाई करें। मेरा अपना एडमिशन जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है उसकी मैंने 30 € फीस पे की थी। फीस वाली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ये एडवांटेज होता है कि उसमें जो नॉन सीरियस लोग होते हैं वो पहले से ही साइड पे हो जाते हैं, वो अप्लाई नहीं करते, जिनका सिर्फ मकसद जस्ट अप्लाई करना होता है। तो उसमें ऑलरेडी एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, एक प्रेशर जो होता है एप्लीकेशंस का वो कम हो जाता है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपकी गिवन प्रोजेक्ट या गिवन जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग एक प्रोफाइल जो है वो लाइन कर रही है, तो आपको लाजमी हर सूरत में फीस वाली यूनिवर्सिटी पे भी रिस्क लेना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट 150 € जो हैं वो फीस की मद में 2023 के अंदर मैंने स्पेंड किए थे। तो बाकी आपकी अपनी लक की बात होती है, नो डाउट। और जहाँ पे आपका बेहतरीन हो पोजीशन, जो अल्लाह ताला बेहतर चाहे वही होता है, हर काम तो भी उसकी मर्ज़ी से हो रहा होता है। चलते हैं जी लिंक की तरफ। मैंने पहले लिंक को ही क्लिक किया है, आपके सामने स्क्रीन विजिबल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि
चार पांच किस्म की हैं। कॉल फॉर पीएचडी, कॉल फॉर टेक्नोलॉजीज, रिसर्च ग्रांट्स, फिक्स टर्म रिसर्चर और कॉलिंग फॉर प्रोफेसर्स। सारी की सारी इसी पोर्टल के ऊपर जो है पोजीशन अनाउंस हो रही होती हैं। अब हमारा कंसर्न चूंकि पीएचडी का है, तो हम पीएचडी को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। पीएचडी पे मैंने क्लिक किया है। इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फिल्टर लगाया ओपन पोजीशंस का। अगर आप लोगों के पास अभी लैपटॉप्स ओपन हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं। बाकी इमरान भाई, ये आप इनको ना प्रेजेंटेशन जो भी है ये इनको चैट के अंदर शेयर कर दें ताकि इनके पास लिंक्स भी मौजूद हो। ठीक है, मैं कर दूँगा वो, मैं हाँ कर जी। देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अभी आप साथ साथ कर दें ताकि ये इनके पास इंफॉर्मेशन भी मौजूद हो। उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट एरिया आता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोई आपने स्पेसिफिक सिलेक्ट करनी है तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम आ रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट में हमारी कोई सिलेक्शन नहीं होती किसी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हो जाए एडमिशन, हम उसी में जो है ना अपनी खैर समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, मैंने इसको क्लिक किया है। अभी तक क्योंकि ये ऑफ टाइम चल रहा है, इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है देयर आर नो कॉल्स फॉर द सिलेक्टेड सर्च क्राइटेरिया। अब मैंने और सब्जेक्ट साइंसेज को मैं करता हूँ, तो साइंसेज के अंदर कोई मुझे मिल जाएगी। दो यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस अभी अनाउंस हैं। ये एक कैलेब्रिया यूनिवर्सिटी में और दूसरी एक्विला यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कैसे कॉल डाउनलोड करनी है, कैसे उसको आगे चीज़ें देखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड फेज़ के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में मेरी सिलेक्शन हुई है, उसकी कॉल भी मैंने अपने पास सेव रखी हुई है। तो मैं आप लोगों को उससे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो समझाऊंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। अब पहला मैंने कैलेब्रिया यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया है, सेकंड वाला मैंने इस लिंक को ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा कॉल वेबसाइट, आगे लिंक दिया हुआ है उन्होंने। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे कॉल जो है वो अनाउंसड हैं। अब पहली जो कॉल है वो पहले ही एक्टिव लिखा हुआ है। नीचे वाली जो पुरानी है वो सारी पुरानी कॉल्स पड़ी हैं, जो कि पिछले ईयर्स में, पिछले सेशंस में, इस ईयर में जो एक्टिव हो चुकी हैं। अब चूंकि जो ओपन है, हमने हमारा ओपन के साथ कंसर्न है, हमने पहले को ही क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दो अटैचमेंट्स हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो इटली की पीएचडी पोजीशंस होती हैं उनमें दो तरह की कॉल्स होती हैं। 90% जो कॉल्स होती हैं वो दो तरह में डिवाइड की होती हैं। एक होती है जनरल कॉल या मेन कॉल उसे कहा जाता है, और दूसरी जो कॉल होती है वो सब्जेक्ट कॉल उसे कहा जाता है या स्पेसिफिक कॉल कहा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये काम करती हैं कि जो जनरल कॉल है और सब्जेक्ट कॉल है उसको उन्होंने मर्ज किया होता है एक ही पीडीएफ के अंदर। उन्होंने दोनों चीज़ें जो हैं वो कंबाइन की होती हैं। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि एक ही पीडीएफ है तो सब्जेक्ट कॉल कहाँ है या जनरल कॉल कहाँ है। तो आप उसी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट की डिटेल्स भी सारी मिल जाएंगी। अब इसमें दो पोजीशंस हैं। आपने मैंने ये पहली जो है ना वो पीडीएफ ओपन की है। इसमें उन्होंने ना सारी डिटेल्स बताई हैं, क्योंकि इनकी मोस्टली पोजीशंस जो होती हैं ना वो होती हैं इटालियन में। सारी कॉल्स उनकी। आप लोगों ने काम ये करना है कि गूगल के ऊपर आपने उसको ट्रांसलेट कर लेना पीडीएफ को। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी अपलोड करके दे देती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोगों को ये कॉल्स खुद ही ट्रांसलेट करनी होती हैं इटालियन से इंग्लिश के अंदर। वो गूगल ट्रांसलेट के ऊपर आप जो है वो कर सकते हैं। सेकंड भी सेम उसी तरह का है। अब ये देखें, ये उन्होंने एक सब्जेक्ट, एक कॉल का ना ट्रांसलेटेड वर्जन जो है इन्होंने हमें शेयर किया है। देखें, विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, उस्मान भाई, हाँ जी। प्रिंसिपल अच्छा, जी। तो उसके बाद उसके बाद अगली चीज़ जो है ना वो आपने पहले ये देखना है। अगर आप, जाहिर है स्टूडेंट बंदा जो है ना वो कंसर्न होता है थोड़ा इन चीज़ों से कि मेरी जो पॉकेट है वो भी साथ देती है नहीं देती, मैं पैसे फीस के पे कर सकता हूँ या नहीं। तो आप लोगों ने सबसे पहले काम ये करना है कि 8, 3, 4, 5 ये तीन आर्ट्स होती हैं, इनके अंदर फीस की इंफॉर्मेशन उन्होंने गिवन होती है। अब यहाँ पे ये देखें, सेवन्थ जो इनके पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो पेमेंट ऑफ एन एडमिशन फी। यहाँ पे एप्लीकेशन की इस यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं है। पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो आप लोगों ने अपनी डिटेल्स अकॉर्डिंगली ये देखनी है, ये आपके सामने आ रही हैं क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। नॉर्मली दो फेजेस के अंदर सिलेक्शन जो है वो होती है।
एक डिपार्टमेंट की जर्नल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होता है जो कि उस वेबसाइट के ऊपर गिवन होता है सारा, लाइक कैसे अप्लाई करना है, उनके सेपरेट ट्यूटोरियल्स होते हैं हर एप्लीकेशन के, उनको फॉलो करते हुए आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपने प्रिपेयर करके जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सेकंड फेज आता है इंटरव्यू का। वो मैं आपको चल के ना डिटेल में ये चीज़ें बताता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे ना उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स के अंदर पोजीशंस अनाउंस की हुई हैं। पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा है साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी, चौथा फिजिकल केमिकल एंड मटेरियल्स। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। तो अब मेरा चूंकि कंसर्न है, मैं लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हूँ, तो मैं उसको ही एज एग्जांपल जो है वो ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊँ। अब ये देखें, नीचे उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। दूसरा मेरी सब्जेक्ट की बारी आ गई है जी, लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर उन्होंने डिटेल दी हुई है सारी कि कितना है, 3 ईयर का प्रोग्राम है, कोऑर्डिनेटर कौन है। कोऑर्डिनेटर, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, जो ईमेल गिवन है इस ईमेल के ऊपर आप उनको ईमेल करके उनसे प्रोजेक्ट के मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिमांड कर सकते हैं। वो आपका राइट है, वो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे। थोड़ा वेट करें तो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, इंडिविजुअली सबको आता है रिस्पॉन्स। उसके बाद रिसर्च टॉपिक्स गिवन है कि एक जनरल थीम बताई हुई है कि इसमें कौन कौन से जो हमारे पास पॉसिबल रिसर्च डायरेक्शन है अवेलेबल हैं। उसके बाद उन्होंने रिफाइन जिसके ऊपर उनको कैंडिडेट रिक्वायर्ड होता है उसका उन्होंने टाइटल बाकायदा गिवन होता है। ये देखें, उन्होंने ये दिया हुआ है पोजीशन एंड पीएचडी फेलोशिप्स। उसमें उन्होंने जी दिया हुआ है 1 PhD पोजीशन, और टॉपिक दिया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस ऑफ मल्टीओमिक्स डाटा फॉर कैंसर रिसर्च थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस। अब ये टॉपिक आ गया, सब्जेक्ट एरिया भी उन्होंने बता दिया। उसके बाद आपका अगला काम ये है कि आपने चेक करना है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिसर्च प्रपोजल भी डिमांड कर रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो डिमांड नहीं कर रही होती। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को देखना है। अब ये देखें, ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ है इवेल्युएशन ऑफ क्वालिफिकेशन। इसमें टोटल 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स की इवेल्युएशन है। इसमें 20 मार्क्स उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है रिसर्च प्रोजेक्ट के। इस टॉपिक जो गिवन है, जो हाईलाइटेड है, इसके ऊपर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है और बहुत अच्छा बनाना है, इनोवेटिव बनाना है आपने। और आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि अगर आपका बैकग्राउंड इस पोजीशन को सपोर्ट करता है तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत केयरफुली बनाएं। रिसर्च प्रोजेक्ट अपनी सीवी को जो है वो अच्छे से कस्टमाइज करके अप्लाई करें। तो मैं इस बारे में प्रीटी श्योर हूँ कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। जब आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 30 में से, फॉर एग्जांपल 25 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, तो 25 मार्क्स में से बाकी देखें, 5 मार्क्स सीवी के हैं। सीवी कैसे बनानी है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि उसका क्या क्राइटेरिया है। थर्ड चीज़ है अदर क्वालिफिकेशंस, जिसमें पब्लिकेशंस हैं, पार्टिसिपेशन एंड साइंटिफिक मीटिंग्स हैं। ये सिर्फ 5 नंबर की है, अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, आपको इनमें से भी मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपके पास पब्लिकेशंस नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैक्सिमम जो एक रेशियो है ना मार्क्स की, वो रिसर्च प्रोजेक्ट और सीवी जो है वो कवर कर रही है। 25 मार्क्स वो आपके सामने यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी जो 5 मार्क्स हैं उनमें अगर आप इतना फोकस होकर नहीं काम करते या आपके पास पब्लिकेशंस नहीं है तो आपके 4-5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एट लीस्ट आपके 20 मार्क्स जो हैं वो 30 में से लाजमी 21, 22, 23 मार्क्स लाजमी आ जाएंगे। अब ये देखें, अगला देखना है आपने जी कि थ्रेशोल्ड क्या है। उन्होंने लिखा हुआ है कि 21 मार्क्स आउट ऑफ 30 जो हैं वो आपके होने चाहिए सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए, जो कि इंटरव्यू फेज होती है। अब ये क्राइटेरिया यहाँ पे आया। अब उससे अगला प्रोसीजर जो है वो ये है कि आपका इंटरव्यू कब है। उन्होंने यहाँ पे डेट जो है वो बताई हुई है। इवेल्युएशन क्वालिफिकेशन, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स की है, वो 7 फेब को लगेगी। 7 फेब को आप अपनी लिस्ट चेक कीजिएगा। अगर आपके मार्क्स 21 हैं या 21 से ज़्यादा हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे। ये लिस्ट में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन होगी। फिर आपने गिवन टाइम के ऊपर Feb 9 को आपने
9 AM यूरोपियन टाइम के मुताबिक आपने, जो कि पाकिस्तानी 1 बजे दोपहर के बनते हैं, उस पे आपने अपेयर हो जाना है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए अपेयर कहाँ पे होना है? अब यहाँ पे उन्होंने नीचे क्लियरली ये लिंक दिया हुआ है कि इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, जो कि आपकी लिस्ट पब्लिश होनी है डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन की। सेकंड चीज़ जो है वो ये पीएचडी वेबसाइट है, इसको आपने विजिट करते रहना फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, पीएचडी की वेबसाइट, इसके ऊपर आपको इंटरव्यू की डिटेल्स, अभी चूंकि ये कोई कंपटीशन, ये अभी इसकी डेट्स रहती हैं, ये डेडलाइन इसकी बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जब डेडलाइन जो है गुजर जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस पे इंफॉर्मेशन चेक करते रहना है। और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये एक पोजीशन है जो इनका ऑन टाइम होता है, जिसके अंदर मल्टीपल ये पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस कर रहे होते हैं। उसके अंदर एक एक डिपार्टमेंट में 35 40 50 पोजीशंस तक भी एक एक डिपार्टमेंट के अंदर चांस होता है कि वो अनाउंस हो। तो उसमें कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है compete करना एज कम्पेयर टू एक एक पोजीशन उसमें हो, तो उसमें आपको पता है कि कंपटीशन हाई होता है। इसलिए मेन चीज़ आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन के प्रोसीजर से आगाह करना है। अभी चूंकि ऑफ टाइम चल रहा है, इसलिए इन चीज़ों का जो है वो अभी कहना जो है वो सही नहीं है। ये अगले डिपार्टमेंट की है, इस तरह हर डिपार्टमेंट की ना सब्जेक्ट कॉल्स जो हैं वो गिवन होंगी। तो आप लोगों ने इस तरह अपने सारा एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करने हैं। पहली स्लाइड हमारी ये हो गई। इसके बाद ये चीज़ें, ये इसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन भी की हैं, तो आप लोगों को चैट में होपफुली जो है वो आ गई होगी प्रेजेंटेशन, तो आप साथ साथ उसको फॉलो भी कर लें। मैंने जर्नल कॉल और सब्जेक्ट कॉल दोनों जो हैं वो मेंशन भी कर दी हैं। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। जो पूरा यूरोप है ना, उसमें एक एक्सेप्टेबल जो फॉर्मेट है सीवी का, वो है यूरोपास। और भी कोई फॉर्मेट्स होंगे नो डाउट। अब इमरान भाई बैठे हैं, वो यूएसए में पीएचडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हार्वर्ड का या शायद कोई और फॉर्मेट हो सीवी का। तो इसी तरह यूरोप के अंदर जो है वो यूरोपास फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है। और उस में ये यूरोपास की वेबसाइट है, इसमें आपने जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और अकाउंट क्रिएट करके आपने अपनी सीवी जो है वो बहुत अच्छे अंदाज से आपने प्रिपेयर कर लेनी है। अब आपने सीवी कैसे प्रिपेयर करनी है, इस हवाले से भी मैं आपको एक थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे, ये देखें जी, मैंने यहाँ पे सीवी जो है वो की थी, ये सीवी है। ये मैंने इस तरह करके प्रिपेयर की थी। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए, सारी डिटेल्स अपनी जो है वो गिवन हो, पर्सनल। उसके बाद मैंने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मैंने बताया था, उसमें मैंने अपनी सीजीपीए को भी मेंशन किया है। अगर आप, जो आपकी सीजीपीए अगर अच्छी है तो आप उसको बोल्ड कर दें, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ताकि एग्जामिनर की नज़र जो है आपकी सीजीपीए पे भी पड़ जाए। उसके बाद आपने थीसिस डिस्क्रिप्शन बताना है, उसको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में, जो है लोग पैराग्राफ लिख देते हैं, मेरी ये एडवाइस है कि पैराग्राफ में कभी भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है। यहाँ पे एक 10 पोजीशंस पे अगर 100 एप्लीकेंट्स होंगे, तो आपने उनमें से कैसे, आपने आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टैंड करे बाकी लोगों में से, तो आप लोगों को ये चीज़, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। आपकी जितनी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंटेबल वे में होंगी, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद ये देखें, मैंने साथ जो है वो हाईलाइट भी किया है, जैसे कि मैंने आयरिस येलो स्पॉट वायरस को किया है। उसके बाद RP13 PK, RP27 PK, इन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया, ताकि जो है वो उनको ये चीज़ें सामने नज़र आए, चीज़ें क्लियरली। उसके बाद आगे बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन मैंने पुट की है, उसमें भी मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने दी है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं। सेकंड चीज़ आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस में भी इसी तरह आपने लेकर चलना है। उसमें जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या जो भी आप हेडिंग देना चाहें, आपकी जो टास्क नहीं है, तो आपने उनको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद थर्ड चीज़ है पब्लिकेशन की। इसमें देखें, मेरे पास कोई फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन नहीं, मेरे पास टोटल 3 पब्लिकेशंस हैं।
और उनमें कोई भी मेरी फर्स्ट ऑथर नहीं है। और उसमें मैंने अपने नेम को हाईलाइट कर दिया है और ईयर को मैंने हाईलाइट कर दिया था, उनको दोनों को मैंने बोल्ड किया हुआ है ताकि उनके इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से पढ़ जाए, नज़र पड़ जाए उनकी। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस आती हैं। उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक तो आपके पास मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक यूरोपियन टेस्ट है। ये रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ये बात क्लियर कर दूं। यूरोपियन फ्रेमवर्क का है, इफ सेट उसे कहा जाता है। अगर आप वो कर लेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें और भी जान होगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट 1 आवर का ये टेस्ट होगा ऑलमोस्ट, या 1 आवर से भी कम लगता है इस पे टाइम। तो आप उसको दे देंगे तो आपका एक जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो एक लेवल है आपकी प्रोफिशिएंसी का, उसको क्लियरली वो डिस्क्राइब कर रहा होगा। उसके बाद ये मैंने नीचे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सारी दी हुई हैं। बाकी जो सर्टिफिकेशंस हैं मेरे पास, उसको मैंने जो है वो हेडिंग्स दे के मैंने सारा जो है वो लिख दी है। लैंग्वेज स्किल्स क्या है मेरे पास, फिर मैंने जो बेसिक्स है मेरे पास, सारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो है वो सारी मैंने लिख दी है कि क्या क्या मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं, क्या क्या मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स में कौन सी टेक्निक्स के ऊपर जो है मैंने वर्क किया था। फिर डिजिटल स्किल्स जो हैं वो कौन से हैं उनमें, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो डिजिटल स्किल्स हैं उनमें लोग बहुत ब्लेंडर करते हैं। उसमें फेसबुक भी डिजिटल स्किल में डाला हुआ होता है। फेसबुक कौन सा स्किल है मुझे आज तक समझ नहीं आती। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का डाला होता है, माइक्रोसॉफ्ट भी कोई स्किल नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ बड़े ध्यान से ये चीज़ें जो हैं वो अ, देखनी है। और उनको, जैसे मैंने मेगा 6.0 एक सॉफ्टवेयर है, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर है, उसका मैंने डाला है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक एनालिसिस टूल है, पीसीआर डायग्नोसिस है, वो उनकी कोई डेटाबेस जो है उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने उसके बारे में जो है वो बताया है। तो ये मेरे डिजिटल स्किल्स हैं। बाकी चीज़ें जो हैं आपने उनमें से कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी। और कोई अगर आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं, कोई प्रीवियस स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपने वो लिखना है। कोई चीज़ आपको और अवार्ड मिला है तो उसके बारे में। कॉन्फ्रेंसिस एंड सेमिनार्स को मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिया। फिर नेटवर्क एंड मेंबरशिप में एज अ सोशल वर्कर भी काम करता रहा हूँ उधर इस्लामाबाद में, तो मैंने उस चीज़ को भी थोड़ा हाईलाइट किया है कि मैं सोशली भी एक्टिव हूँ। उसके बाद साइंटिफिक एक सोसाइटी का पार्ट भी रहा हूँ, तो इस वजह से नीचे ये रिकमेंडेशंस हैं और ये सिग्नेचर है। तो ये रही आपकी सारी सीवी की कहानी। अब मैंने आपको जनरल प्रोसीजर जो है ना वो सारा बता दी है कि अप्लाई कैसे करना है और आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है रिसर्च प्रपोजल भी, और जो आपका मोटिवेशन लेटर, इन सम केसेस उन्होंने जो है ना वो डिमांड किया हुआ होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऑप्शनल होता है अगर आपको वो गिवन हो, क्या नाम है, अगर आपने अपना सॉरी अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो अगर आपने सबमिट करवाया है ना, तो मोटिवेशन लेटर वो एक्सेप्शन होती है उसमें। अगर आप दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते तो वो भी आपकी आपके अपने ऊपर है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छे रिसर्च प्रपोजल के साथ एक मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जो भी आप उसको कहना चाहें वो आप सबमिट लाजमी करवाएं, या पर्सनल स्टेटमेंट लेटर भी उसे कहा जाता है। तो उसके मुतालिक मल्टीपल वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे अवेलेबल। आप किसी भी जो है ना वो वीडियो को उठा के आप देख सकते हैं, मल्टीपल डाटा मौजूद है उसके मतलब कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो उसके ऊपर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। उसके बाद आगे आते हैं जी। अब मेरी किस यूनिवर्सिटी में हुई है सिलेक्शन, तो उसकी कॉल मैं ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। इसके अंदर उन्होंने जो डिटेल्स बताई हुई हैं, ये देखें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये कॉल आई थी मेरी। एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, माउंटेन एनवायरनमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पोजीशंस अनाउंस हुई थी। और मैं जो अपनी कॉल है वो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक दो एडिशनल पॉइंट्स जो है ना वो मैंने क्लियर करने हैं आपके साथ। तो इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि 30 यूरो जो है वो पेमेंट ड्यू है। इस केस के अंदर जहाँ पे पेमेंट मेंशन्ड हो, जो मैंने अभी हाईलाइट भी किया स्क्रीन पे, यहाँ पे पेमेंट मेंशन हो वो कभी भी एग्जाम्प्ट नहीं होती। इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है इस फीस वाली यूनिवर्सिटी में अगर आप करें तो बहुत क्लियरली
और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप अप्लाई करें। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा। और आगे ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने जस्ट ये काम करना है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयर की हुई है वो अपलोड कर देनी है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है और बाद अभी भी बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये सारी डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हुई हैं, सारी चीज़ें ये पैरेलल चलेंगी हर कॉल के अंदर, ये इसी तरह है। स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो गिवन है, सारी की सारी ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं। अब इसकी ये है जनरल कॉल, इसमें जनरल इंफॉर्मेशन है। जनरल कॉल में आपको सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ नेम वगैरह बताए होंगे, पोजीशन कितनी अनाउंस हुई हैं, इस चीज़ के बारे में बताया हुआ होगा, लेकिन आपको जो डिटेल्स है ना वो नहीं बताई हुई होंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स पे पोजीशंस अनाउंस हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। ये आते हैं जी सब्जेक्ट कॉल के अंदर। अब ये देखें, पहला सब्जेक्ट उन्होंने लिखा हुआ पीएचडी इन माउंटेन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, जो कि मेरा अपना डिपार्टमेंट है। पहली वेबसाइट उन्होंने दी हुई है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होती है कि अ, हमारे जो डिपार्टमेंट है वो किस किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, लैब्स कौन कौन सी हैं, उनमें इक्विपमेंट्स कौन से हैं। तो अगर आप इस लिंक को एक्सप्लोर करें तो आप एक बहुत अच्छा जो रिसर्च प्रपोजल है ना, इससे इंफॉर्मेशन गैदर करके आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस लिंक को भी लाजमी आप विजिट करें। उसके बाद ये उन्होंने बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, स्टेजेस ऑफ पीएचडी, नीचे उन्होंने टाइटल्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से हमारे पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में हैं, आगे कौन कौन से हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये भी सारी उन्होंने सब्जेक्ट कॉल में क्लियरली बताया हुआ है। कौन सा ग्रुप है, जैसे अब ये एग्रो फूड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग है, आगे प्रोफेसर सी फिशर इसको डील कर रहे हैं, नीचे उन्होंने इन्फॉर्मेशन सारी बताई हुई है। तो इस तरह ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सारी गिवन होगी। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है ना वो पोजीशंस की डिवीजन कैसे है। अब यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो सारे दिए हुए हैं। करिकुलम 1 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से टाइटल्स पे पोजीशंस अनाउंसड हैं, ये यूनिवर्सिटी हमें कन्वे कर रही है मैसेज। पहला टाइटल है अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज टू क्लाइमेट चेंज इन विटिकल्चर। अब आपको मैंने बता दिया सबको कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे प्रिपेयर करनी है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपने पहले डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, फिर टाइटल देखना है। अब इसके अंदर अगर उन्होंने रिसर्च प्रपोजल डिमांड किया हुआ है तो आपने एक टॉपिक जो भी आपके इंटरेस्ट का है उसके ऊपर आपको रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस रिसर्च प्रपोजल की भी उन्होंने गाइडलाइंस दी होती हैं कि 10,000 कैरेक्टर्स हों, ये उसकी सब हेडिंग्स हों, एक्स वाई जी जो भी हों, वो एक सेपरेट चीज़ है, वो आपको मिल जाएंगी। जो भी कॉल गिवन होगी जिसमें आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें मौजूद होंगी। तो आपने रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करना है। इन सम केसेस रिसर्च प्रपोजल नहीं रिक्वायर होता, तो उस केस में आपने मोटिवेशन लेटर या पर्सनल स्टेटमेंट लेटर जो है वो आपने वो बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना है। और उसमें अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जैसे ये सारी उन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं। अब ये देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, इसमें उन्होंने एक मोटिवेशन लेटर जो है वो मांगा हुआ है, जो इंग्लिश में हो और 1 पेज का हो, मैक्सिमम 1 पेज। अब मोटिवेशन लेटर जो है वो उसका फॉन्ट साइज, जो एक आइडियल फॉन्ट साइज फॉलो होता है वो A12 होता है फॉन्ट साइज। लाइन स्पेसिंग 1.15 या 25 आप फॉलो कर सकते हैं। 1.5 भी कर सकते हैं, लेकिन 1.5 पे थोड़ी सी स्पेस जो है ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप अपने डाटा मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 1.5 से 1 के दरमियान में अगर आप फॉन्ट साइज रखेंगे तो वो आपकी आइडियल एक मोटिवेशन लेटर आपका बनेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कही हुई है सीवी, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है कि कैसे आपने प्रिपेयर करनी है और किस तरह प्रिपेयर करनी है। तीसरी चीज़ जो है वो उन्होंने मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है और बाकी डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो आपको एक ऑप्शन ये भी देती हैं। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं है, हम वेटिंग में हैं, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप डिग्री या वेटिंग स्टूडेंट्स हैं तो फॉर एग्जांपल अगर जून में ये कॉल ओपन हुई है तो उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि आपकी जो डिग्री है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की इस डेट तक जो है ना आपके हैंड में वो डिग्री होनी चाहिए। तो डिग्री अवेटिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं विद ट्रांसक्रिप्ट,
और उनकी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए आपको इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि B2 लेवल की सर्टिफिकेशन हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास और कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा तो आपका जो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आपका क्लियरली इस चीज़ को कवर करेगा, B2 लेवल को। उसके बाद आते हैं, ये नीचे उन्होंने लैंग्वेज स्किल्स भी सारे बताए हुए हैं, सॉरी हाँ, ये लैंग्वेज स्किल्स भी उन्होंने बताए हुए हैं सारे। और इस तरह ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी बताई हुई है। अब आते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है और वो प्रोसीजर किस तरह जो है वो चलता है। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि जो इवैल्यूएशन आपकी होगी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, CV और अदर डॉक्यूमेंट्स पे होगी। फिर मोटिवेशन लेटर जो है और रेफरेंस लेटर्स आपके कंसीडर होंगे। उसके बाद इन डॉक्यूमेंटेशन इनको डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करके वो आगे आते हैं इंटरव्यू फेज पे। अब ये देखें, उन्होंने ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 23 पॉइंट्स फॉर द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट एज इट अपीयर्स इन द CV एंड इन अदर डॉक्यूमेंट्स। 23 जो पॉइंट्स हैं वो आपके CV के हैं, इसमें मोटिवेशन लेटर और रेफरेंस लेटर के हैं। उसके बाद अप टू 7 पॉइंट्स जो है वो उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक पर्सनल स्टेटमेंट लेटर भी डिमांड किया हुआ है, तो उसको जो है वो दे रहे हैं। अब 23 + 7 30 पॉइंट्स डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन के। उसके बाद अगर उनका एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लेवल है, उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो 20 पॉइंट्स आपके, फिर आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद आपकी जो फाइनल लिस्ट लगेगी उसमें ये देखिए मैक्सिमम स्कोर उन्होंने 50 लिखा हुआ है, और लोएस्ट स्कोर जो है वो फाइनल रैंकिंग में एडमिट होने के लिए 25 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आपके 50 में से फॉर एग्जांपल आपने 37-38 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं और आप रैंकिंग में टॉप पे हैं, तो आपको विद स्कॉलरशिप आपको पोजीशन जो है वो आपके हैंड में होगी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेप्टेंस लेटर जो इटली है, इटली के अंदर कोई एक्सेप्टेंस लेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप टीचर्स को अप्रोच भी करेंगे वाया ईमेल तो आपको वो यही कहेंगे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की कॉल्स हैं वो इस डेट को इस मंथ में जो है वो अनाउंस होंगी, तो आप उसमें अप्लाई करें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इटली के लिए अगर आप हैं फोकस्ड, तो जो आपने टाइम वेस्ट करना है टीचर्स को ईमेल्स करने पे, वो आप एक अच्छा इनोवेटिव रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करें, उस टाइम को इस तरह यूटिलाइज करें। 3-4 रिसर्च प्रपोजल्स अच्छे जो हैं वो बना के रख लें अपने पास, और जब कंपटीशन ओपन हो तो उस रिसर्च प्रपोजल को, CV को, अपने डॉक्यूमेंट्स को कस्टमाइज करें। कस्टमाइज करने के बाद अप्लाई कर दें, और बाकी जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह जो है आप अगर अपना बेस्ट देंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा भी सही इंशाल्लाह। उसके बाद ये चीज़ जो है वो लिखी हुई है 25/50। अगर आपके 25 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं और आप रैंकिंग लिस्ट में टॉप्स में हैं, तो आपको पोजीशन जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब इसका रीज़न जो है ना, एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट का ना होना, उसका मेन रीज़न ये है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना मोस्टली फंडेड होते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। कुछ इंडस्ट्री से फंडेड हैं। अब जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी CV में भी ये चीज़ मेंशन की है कि मैं साइमल्टेनियसली रिसर्च सेंटर के अंदर भी वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रिसर्च सेंटर का फंडेड है। तो डिफरेंट फंडिंग बॉडीज होती हैं जिनसे आपको वो फंडिंग्स आ रही होती हैं, तो सुपरवाइज़र की फंडिंग्स यहाँ पे नहीं होती, इसलिए सुपरवाइज़र के साथ एक्सेप्टेंस का कोई मामला जो है ना यहाँ पे नहीं चल रहा होता। अब नीचे उन्होंने ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस डेट को इंटरव्यू है, और ये पोजीशंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है सारी। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं जी, ये रिसर्च प्रपोजल और मोटिवेशन लेटर के बारे में जो है वो सारी आपको मैंने डिटेल्स बता दी हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर आप इतने लकी हैं और आपने इतना वर्क हार्ड किया है, अल्लाह पे ट्रस्ट किया है आपने, और आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं,
तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं मेंशन करता चलूँ, जो इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आती हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आपको वाया ईमेल वो बताएं। 80% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके लिंक्स होते हैं कॉल्स में गिवन, आप लोगों को वो लिंक्स पे नज़र खुद रखनी होती है, उन डेट्स के ऊपर आपको चेक करते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली। और आपने लिस्ट खुद देखनी है, इंटरव्यू के लिए लिंक्स आएंगे उन लिस्ट में, आपने उनसे खुद ज्वाइन करना है इंटरव्यूज़ को। कोई जो है ना यूनिवर्सिटी की हेडेक नहीं है बिल्कुल भी, आपने सारी चीज़ों को ट्रैक खुद करना है। तो इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उनमें उन्होंने स्पेसिफिक लाइक कुछ पॉइंट्स बताए होते हैं कि आपने इंटरव्यू ऐसे प्रिपेयर करना है, ऐसे कुछ स्लाइड्स गिवन होती हैं, लाइक 4 to 5 स्लाइड्स प्रिपेयर करें। कुछ जो हैं वो ये भी कहते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, आप स्लाइड्स प्रिपेयर करें ना करें। कुछ जो हैं वो स्लाइड्स भी इवन के प्रिपेयर नहीं करने देते, जैसे जहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी तो वहाँ पे मुझे उन्होंने स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं करने दी। उन्होंने कहा था कि हम ओरल इंटरव्यू लेंगे और विदाउट स्लाइड्स जो है वो आपका होगा। आपने जो चीज़ें आपके पास स्क्रीन पे विजिबल हैं, आपने इन चीज़ों का बड़े अच्छे से ख्याल रखना है। आपका जो जिस जगह पे आप बैठे हो वहाँ पे प्रॉपर लाइट हो, आपका फेस विजिबल हो, आपने अपना पासपोर्ट जो है वो पास रखना है, क्योंकि फर्स्ट फेज इंटरव्यू में जो होता है उसमें आपकी आइडेंटिटी चेक होता है। उसमें आपका पासपोर्ट पहले चेक करेंगे, आपने स्क्रीन पे शो करना है, फिर जो है वो आपको अलाउ करेंगे कि अब आपके पास टाइम है। अब आगे भी मेरा मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ जो हैं वो एग्जामिनर्स आपको डायरेक्टली ये कह देते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप डायरेक्टली जो है ना हमें ये बताएं कि आप ये जो प्रोजेक्ट है जो आपने प्रिपेयर किया है इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, आपका मेथडोलॉजी जो है वो क्या होगी। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आपको और कुछ भी इंटरव्यू में ग्रिप ना होना, तो आपके प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस और आपने उस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये 2 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट लाजमी क्लियर होने चाहिए। और इस पे आपके पास एम्पल नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको अगर वो इस चीज़ में एग्जेजरेट करें तो आप उनको अपने जो मोटिवेशन है, आप जो आपके पास पॉइंट्स हैं आपके माइंड में, उनके थ्रू आप उनको कन्विंस कर पाएँ। बाकी जो है वो अगर आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है 10 to 15 मिनट्स, तो जैसे मुझे दिया गया था, मुझे प्रेजेंटेशन का नहीं कहा गया था, पीपीटी मैं नहीं बनाई थी ना, मुझे उन्होंने अलाउ किया था। तो मैंने सबसे पहले जो है वो उनको ग्रीट किया था, उसके बाद उनका थैंक्स कहा था कि आपने टाइम जो है वो दिया है हमें और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। फिर मैंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपने इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि लोग कहते हैं आई एम एक्स वाई जी, आई बिलोंग टू दिस सिटी फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी एक्स वाई जी। नो, आपने जो इंट्रोडक्शन है वो भी एक कस्टमाइज्ड वे में देना है, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने सारी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। आपने जो इंट्रोडक्शन देना है उसमें आपने सबसे पहले जंप ही इस चीज़ पे करना है, आपने नेम बता के आपने अपनी रिसर्च डायरेक्शन पे मूव ऑन करना है। और रिसर्च डायरेक्शन में आपने बताना है कि मेरे पास जो है वो प्रीवियस मेरा बैकग्राउंड ये है, इसके ऊपर मेरा थीसिस टाइटल था, मेरे थीसिस की ये इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी कोई अच्छी पब्लिकेशन है तो आप अपने थीसिस में से वो भी बता सकते हैं कि ये मेरे पास अच्छी पब्लिकेशन है जो कि मैंने अपने थीसिस में से जो पब्लिश की है पेपर। उसके बाद आपने ये चीज़ बतानी है कि चूंकि मेरा इस चीज़ को आपने अपने थीसिस को, आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स में जो टेक्निकल एक्सपर्टीज आपने गेन की हैं उनको बेस बनाना है। बेस बना के आपने मेथडोलॉजी और अपना जो प्रपोजल है उसकी तरफ आपने मूव ऑन करना है। प्रपोजल पे आपने ये चीज़ बतानी है कि चूंकि मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन चीज़ों पे है, तो मुझे बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर ग्रिप भी है, तो इसलिए जो है वो मैं इसके ऊपर इफेक्टिवली वर्क कर सकता हूँ। आप इस तरह आपका जो एक प्रपोजल की इम्पोर्टेंस है वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप उनको बता सकेंगे। सेकंड, आपने जब ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि जी अब ठीक है, मेरा प्रपोजल जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस एक क्लियर हो चुकी है एग्जामिनर्स पे,
फिर आपने मेथडोलॉजी पे मूव करना है, और फिर आपने बताना है क्लियरली कि मैं किस तरह करके जो अपना प्लान है उसको एग्जीक्यूट करूंगा। और एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जो मेथडोलॉजी हो, मेथडोलॉजी के अंदर आपने रेफरेंसेस यूज़ करने हैं। लोग कहते हैं कि रेफरेंस यूज़ नहीं करना, नहीं, मेथडोलॉजी में आप रेफरेंस यूज़ करें। दो तीन रेफरेंसेस मैं तो रिकमेंड करूंगा कि लाजमी यूज़ करें, क्योंकि जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में उनको अच्छे से ये अंदाज़ा हो कि आपने लेटेस्ट लिटरेचर जो है वो सर्च किया है और उसको इंक्लूड करके आपने अपनी मेथडोलॉजी जो है वो प्रिपेयर की है। और आपको जो जिस लैब में आपने वर्क करना है, जिसका आपका इंटरव्यू है, उसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप उनको मोटिवेशन में ये चीज़ बता सकें कि मैंने लैब विजिट की है और मुझे ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ देखे हैं, जिसमें इस पे मैं वर्क करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। क्योंकि मास्टर्स में मैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना वो वर्क नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मैं अब एक अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ ताकि मैं फर्दर जो है इन पे वर्क कर पाऊँ। उसके बाद आपने अपना कंक्लूड कर देना है, और आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपके पास 5 to 6 मिनट्स हैं इस चीज़ के लिए, खुद को प्रेजेंट करने के लिए, अपना प्रपोजल, अपना बैकग्राउंड बताने के लिए। तो आपने बहुत कंसाइज वे में बड़े अच्छे से आपने अपना इंटरव्यू जो है वो मैनेज करना है। उसके बाद आंसर क्वेश्चंस आते हैं। आंसर क्वेश्चंस का सेशन 4 to 5 मिनट्स का होता है। टोटल 10 मिनट्स का इंटरव्यू होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो कि वेरी कर सकता है। अगर एग्जामिनर बहुत इंटरेस्टेड हो आपके प्रोजेक्ट में और बहुत इंटरेस्ट ले रहा हो तो वो 15 मिनट तक भी एक्सटेंड कर जाता है। इवन के कुछ केसेस में 17 18 20 मिनट्स तक भी चला जाता है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शन होती है। तो वो क्वेश्चंस करे आपने, उन क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े सोच समझ के देने हैं। अगर आपको उसके बारे में कोई थोड़ी बहुत जर्नल इंफॉर्मेशन पता है, जो कि आप ये समझते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक है, तो फिर आप आंसर करें। अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर में कोई चीज़ क्लियर नहीं है, या आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि इसका आंसर क्या बनेगा, तो आपको, मेरे ख्याल में, प्लेनली आपको सॉरी कर देना चाहिए, क्योंकि सॉरी करना ही सबसे बेहतरीन चीज़ है। और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो उनकी ट्राई करें आप। इंटरव्यू आपका जो है वो इस तरह होगा, और फिर फाइनल लिस्ट लगेगी और अगला जो है सिनेरियो वो चलेगा प्रोसीजर। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको कॉल में भी ये चीज़ समझाई है कि दो लिस्ट डिस्प्ले होती हैं। पहली लिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट इवेल्यूशन की होती है। कॉल्स के अंदर स्पेसिफिक डेट्स, टाइम, सब कुछ गिवन होता है, लिंक गिवन होते हैं, और उसमें आपने बस उन डेट्स के ऊपर चेक करते रहना है। फिर आपको समन किया जाता है इंटरव्यूज़ के लिए। ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, गूगल मीट पे हो गई, जूम पे हो गई, वो वेबएक्स, जो भी उनका अपना प्लेटफॉर्म होगा, आपने उसके ऊपर गिवन टाइम पे आपने ना प्रेजेंट आपने हो जाना है वहाँ पे। उसके बाद आपने फाइनल लिस्ट के लिए जो है वो वेट करना है। और बाकी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस का जो है वो कोई रोल नहीं है प्रोफेसर्स की, क्योंकि फंडिंग सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, तो प्रोफेसर्स की अपनी फंडिंग्स जो है वो नहीं होती। इस तरह जी हम अपना सेशन जो है वो कंक्लूड करते हैं। अब बारी बारी आप लोग के जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। बाकी इमरान भाई भी इस चीज़ में असिस्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ मैंने मिस की हो तो इस बारे में इमरान भाई मुझे बता सकते हैं, कोई चीज़ अगर कोई पॉइंट अभी रहता हो बोलने वाला तो। अ, बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद भाई। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सीरियसली कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप सामने हैं, तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे खुद नहीं पता थी। हालाँकि मैंने एक पोज़ीशन भी अवेल की थी इटली की, लेकिन उसके बावजूद मुझे इनके पोर्टल और इनके ये सारा जो प्रोसेस जितना डिटेल में आपने बताया मुझे भी नहीं पता था। तो इसके हाँ लिए जी। आपका भी बहुत शुक्रिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ें चलें आगे, मैं अब बता सकता हूँ लोगों को एट लीस्ट। अच्छा, जी जी दूसरी बिल्कुल। चीज़ थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि वो उनके लोगों के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि रिकॉर्डिंग्स के हवाले से या डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हवाले से, तो वो मैंने हम्म, लिंक शेयर कर दिया उसके अंदर चैट के अंदर फेसबुक हम्म, के उसका पेज का। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लेक्चर हुए हैं यूएसए वाले या जो भी जितने भी होंगे ना वो एट द एंड उसके ऊपर अपलोड हो जाएँगे। तो हम्म, बेहतर है कि वो वहाँ पे सारे जो दोस्त जॉइन करें, वो उसको चूज़ करें हम्म, और आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो लोग भी
इस उसमें हैं, दौड़ में हैं, उनके लिए अच्छा हो जाए। तो बाकी मेरा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने मेरी उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। बाकी अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक, तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये हाँ, एक क्वेश्चन मेरे अपने माइंड में आया, चलो मैं वो डिस्कस कर दूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि एम्बेसी प्रोसीजर्स के हवाले से ना स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ जो है ना वो क्लियरली बता दूं कि जो भी एम्बेसी प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। अगर यही बात मैं इमरान भाई से पूछूं तो इमरान भाई, आपको कितना टाइम लगा था यूएसए के प्रोसीजर्स सारे करते हुए? यूएसए का प्रोसीजर थोड़ा-सा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन उसकी ना हर चीज़ स्मूथ होती है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे पता होगा कि मेरी जो शेड्यूल है वो कब है, मेरा इंटरव्यू कब है, वो टाइम, डेट सारी चीज़ें। तो वो लेकिन जो इटली का मुझे फेस करना पड़ा था, वो थोड़ा-सा ये था कि इस पे वो ईमेल्स करनी पड़ती हैं और आगे से रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर लेकिन जो यूएसए का है ना, उनका ठीक है, टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है और रीशेड्यूल उसकी मीटिंग, लेकिन एट लीस्ट उनका जो प्रोसेस है ना, वो आपको पता चल रहा होता है कि आप किस किनारे पे हो इंटरव्यू तक। और उसके बाद फिर अगर आपका केस एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। प्रोसेस के अंदर, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस हवाले से थोड़ा-सा यूएस एडवांस है, लेकिन उनकी फीस काफ़ी होती है। जैसे उनकी 50,000 तकरीबन $160 फीस थी अपॉइंटमेंट की, मिलने की, और फिर साथ में सर्विस फीस होती है। वो आपको इंटरव्यू तक जाते-जाते डेढ़ 2 लाख आपको खर्च कर चुके हो। तो लेकिन इटली का ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है। जो इटली है ना, इटली में नो डाउट एम्बेसी का थोड़ा सा इशू है ज़रूर, लेकिन वो एम्बेसी का इशू सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी का ही है। अगर कराची एम्बेसी की बात की जाए तो उसमें अपॉइंटमेंट्स कंपैरेटिवली बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और कंट्रीज़ की बात की जाए, दुबई की या और भी किसी कंट्री में इटालियन अगर कॉन्सुलेट है तो वो बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट्स देता भी है और वो प्रोसीड भी करता है, वो डील भी करता है चीज़ों को। जो बाकी कंट्रीज़ हैं, लाइक पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद एम्बेसी है उसका जेन्युइन इशू है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात ज़रूर बता दूं कि जो पीएचडी की पोजीशंस होती हैं ना इटली के अंदर, उसमें वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस 0% हैं। आप क्या, वीज़ा आपको लाजमी मिलता है, सब्र आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको वीज़ा लाजमी मिलता है। और उसके बाद अगली चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि इटली के केस में इंटरव्यू नहीं होता इन एम्बेसी। आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी होती है और आपने अपने वीज़ा का वेट करना होता है। अ, यही दो चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो वीज़ा फ़ी के हवाले से बात की जाए तो जो वीज़ा फ़ी है वो राउंड अबाउट 30,000 के राउंड अबाउट जो है वो वेरी करती है, सिर्फ वीज़ा फ़ी। और इन केस अगर आपको इक्विलेंसी, जो इटालियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इक्विलेंसी अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है, तो उसके लिए एक डीओवी डॉक्यूमेंट होता है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। वो अगर आप को डिमांड यूनिवर्सिटी कर रही है तो उसके लिए भी आपको एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता है। तो उसकी भी सेपरेट फीस होती है। तो इस तरह फिर वो फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है, अ, लेकिन वो, जी जी। उस्मान भाई, मेरे ख्याल में हम इनको मौका देते हैं अभी। ये क्वेश्चन अगर इनके स्टडी के हवाले से या स्टार्टिंग के हवाले से हैं, तो वो पूछ लें, क्योंकि ये इस पे अलग से मेरा है प्लान कि हम एम्बेसी का जो प्रोसेस है, चीज़ें हैं, ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे, ताकि इनको मुकम्मल गाइडलाइन मिले। लेकिन स्टार्टिंग पे ठीक है। अभी क्योंकि ये लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे, तो इनको दोबारा से भी बताना पड़ेगा। तो मैं जी जी, चाह रहा हूँ कि बेहतर। अभी अगर ये कि जहाँ तक इनका क्वेश्चन है स्टडी के हवाले से, तो वो पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप चाओ, लोग पूछ। चाओ, यस आई विल, यस। हेलो। ओ, यस यस, जी बोलें। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टडी गैप के हवाले से मुझे बताइएगा कि हम्म। फॉर एग्जांपल 2019 में अगर एमफिल कंप्लीट किया है तो उस अब 2013 है, 2014 है, 2024 आ गया है, तो इस गैप जो है ये कितना एक्सेप्टेबल है इधर इसमें? आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है वो इन ईयर्स में क्या था, मुझे ये बताएं पहले। सर बेसिकली मैंने एमफिल किया है 2019 में, एमफिल उसके के बाद बाद। मैं एमफिल के बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, ऑडिट एंड अकाउंट्स में, रेलिवेंट टू माय स्टडी है वो। हाँ, तो बस आपके पास एक मोटिवेशन है, आप जो है वो जी। उसको, जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको कंसीडर कर सकते हैं आप। आपका वो गैप नहीं है, आपके पास वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आप जो ठीक है है। वो
आप उसको ऐसे समझें कि आप उसको एज ऑप्शन यूज़ करके आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ऑब्वियसली होंगे ना, तो आप जी वो उनको अवेलेबल। हाँ, तो मैंने आप ये चीज़ क्लियरली जो है वो डिस्क्राइब की है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2019 के एंड पे मेरी एमफिल कंप्लीट हुई थी, और 2020 में मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ था, लेकिन मेरी जो डिग्री है वो 31 दिसंबर की ही है वो। तो मेरे भी 2-3 साल जो है वो ऐसे ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं, और पोजीशन मुझे मिल गई है। तो इतना अगर 3-4 साल 5 साल भी, इवन कि मैंने ये देखा है कि एक मैरिड वूमेन थी जो कि आई थिंक जॉब में भी नहीं थी, उनका 1-2 साल तो वो घर में फ्री रही हैं। जैसे शादी होती है, शादी के बाद जो है वो फ्री रह जाते हैं, कोई जॉब वगैरह नहीं करते। तो वो उन्होंने कोई जॉब भी नहीं की थी, उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन हो गई थी। मेन चीज़ आपका होता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और आपकी सीवी जो है वो कितनी अच्छी है। तो इन दो चीज़ों पे सिलेक्शन आपकी हो जाती है, और इंटरव्यू में आप किस तरह करके चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। ठीक है सर, मेरा एक और इसी में क्वेश्चन है कि जैसा कि 5 नंबर आपने वो पब्लिकेशन के बताए थे, तो वो पर पब्लिकेशन 5 नंबर देते हैं या टोटल 5 नंबर मिलते हैं, चाहे आपकी 2-3 पब्लिकेशन हो? मेरी एक पब्लिकेशन है तो इसका मतलब 5 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा? नहीं, ये डिपेंड करता है। इसमें जो पब्लिकेशंस होती हैं उसमें हर यूनिवर्सिटी की अपनी इंडेक्सिंग होती है। डिपेंड करता है कि ठीक है। आपका जो फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन है, आपका जो पेपर है वो कितनी अच्छे जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है, तो उस हिसाब से। बाकी इसके अलावा आपके पास और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो वो आपने साथ जो है अपलोड किए हैं, तो इस हिसाब से जो वो 5 मार्क्स होते हैं वो इस तरह करके थोड़े शफल होते हैं और वेरी करते हैं वो। और कोई क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एमफिल है 2017 का, तो सर मेरा भी गैप का इशू है। तो हम्म। मैंने जो जॉब की है, मैं टीचर हूँ ओ लेवल्स बायोलॉजी की, और एमफिल जो है मेरा जोलॉजी में है। तो क्या ये जो है रेलिवेंट है? देखिए, मेरी बात सुने। जो हमारे पाकिस्तान में है ना, अगर आप वापस आके पीएचडी के बाद पाकिस्तान आके अपना करियर परसू करने का आपका इरादा है, तो वहाँ पे मसले मसाइल ज़रूर होते हैं। लाइक एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में शफल करना, फिर तीसरे में चले जाना, तो वो थोड़े मसले हैं। लेकिन यहाँ पे आगे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर आपका अपने सब्जेक्ट से हट के भी अगर आप कहीं पे पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, मेरे अपने फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ऐसे हैं, मैं उनकी एग्जांपल कोट करूंगा। उन्होंने एमफिल मेरे साथ किया था, फिर पीएचडी में वो चाइना सेलेक्ट हो गए थे, और साथ ही उन्होंने अप्लाई किया इरास्मस के लिए। अब वो इरास्मस में मास्टर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और इरास्मस एक हाईली पेड स्कॉलरशिप है, लेकिन उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया, और वो आजकल इरास्मस पे वो यूरोप में आए हुए हैं, और उन्होंने अपनी एमफिल जो है यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। तो अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप जो है वो अपनी सेकंड एमफिल भी परसू कर सकती हैं, आप अपना पीएचडी भी परसू कर सकती हैं। बस थोड़ी बहुत रेलिवेंस हो उस आपके बैकग्राउंड के साथ, तो वो यहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सर डू यू थिंक ये रेलिवेंट है, टीचिंग इज रेलिवेंट टू पीएचडी और नॉट? ऑब्वियसली इट्स रेलिवेंट। मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में मैंने ऐसा एक बिजनेस में थोड़ा सा किया हुआ था अपना पेस्टिसाइड्स का, तो मैंने उस चीज़ को भी एज अ मोटिवेशन बनाया था। इट्स नॉट अ बिग डील। टीचिंग में बहुत सारे टीचर्स मेरे अपने फ्रेंड्स में से जिन्होंने उसको एज अ टूल यूज़ किया है, एज एक्सपीरियंस टूल यूज़ किया, और उन्होंने पोजीशंस हंट की हैं। अभी करंटली वो इटली में भी मौजूद हैं, कुछ वीज़ा के वेट में है। तो इट्स नॉट अ दैट इशू कि आप जो है ना उसको एक्सपीरियंस को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सर उसके लिए जो है एक्सपीरियंस लेटर, इट मस्ट बी लाइक अवेलेबल फॉर। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस लेटर आपके पास ओके। होना चाहिए, और उसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड हो कि आपने कब ज्वाइन किया है, और कब से कब तक का आपका ये टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं इस चीज़ के बारे में पूछ रहा था कि आपने जो कहा था कि बी अब
कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीवी में बेहतर आपकी ऐड आवाज करने के ब्रेक हो लिए रही है, आपको आपकी एक आवाज टेस्ट ब्रेक देना हो रही चाहिए, है। वो आप मेरे ख्याल में ई। दोबारा से बात करेंगे? जी आप जी, ब्रेक, आपकी मैं आवाज। ये कह रहा था कि आपने कहा था कि, जी जी, मैं कह रहा था कि सीवी में आपने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल को बेहतर करने के लिए ईएफ सेट टेस्ट आपने कहा था, रेकमेंड किया था। तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है या कहाँ से वो करना होगा, वो उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि आपने वो आपने उस चीज़ गूगल के बारे ओपन में की बता हुई दें है? ज़रा। आपने गूगल ओपन की हुई है? जी। आप गूगल ओपन करें और उसके ऊपर कैपिटल वर्ड्स में EFSCT इफ सेट लिख दें, आपको पहली वेबसाइट उसी की मिल जाएगी। और कोई हुक्म? सही। और दूसरा सर कि जो है ना, जो रिसर्च प्रपोजल है वो जो एमफिल की जो रिसर्च है उसके कोडिंग भी आप बना सकते हैं जो एक्स्ट्रा, अगर आप किसी और फील्ड में जो है ना वो सब्जेक्ट के रिलेटेड ही हो लेकिन कोई और फील्ड चूज करना चाहते हैं, उसके मुताबिक भी आप प्रपोजल बना सकते हैं। जो आपने एमफिल में किया है काम उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। बेहतर ऑप्शन क्या होता है उसमें? आप दोनों साइड्स पे जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आप अगर अपनी फील्ड को ही परसू करना चाह रहे हैं तो उसमें करें, अगर आप थोड़ा हटके वर्क करना चाह रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, तो आप उस साइड पे भी जा सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा बैकग्राउंड प्लांट पैथोलॉजी में था, यहाँ पे मैं मोलेकुलर बायोलॉजी में काम कर रहा हूँ। तो इट्स अप टू मी कि मैं उसको किस तरह परसू कर रहा हूँ और कितना इफेक्टिवली मैं एग्जामिनर्स को कन्विंस कर रहा बहुत थैंक यू सर। हूँ। वेलकम। कोई और क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम जी, असद भाई क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मैं चूंकि मैं बाकी मेंबर्स के लिए मेरा एज सच क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मैं हम्म बाकी मेंबर्स की जस्ट एक रहनुमाई के लिए ही कह सकते हैं हम्म कि कुछ इंक्लूड करना चाहता हूँ कि मतलब अप्लाई करने के लिए जो आपका डिटर्मिनेशन लेवल है वो कैसा हो। मैंने खुद जो है मतलब प्राइवेट टीचर भी इसमें डेफिनेटली कुछ होंगे, तो हम्म मैं खुद प्राइवेट टीचिंग ही कर रहा था। तो मुझे उस्मान भाई ने ही एक दिन मतलब इनके साथ कॉल पे बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि मैं इस जॉब से मतलब काफी तंग हूँ। मैं ये स्टोरी जस्ट 2 मिनट्स के अंदर शेयर करने का मकसद ये है कि मैं खुद इस टाइम कोरिया में बैठा हूँ और उस्मान भाई से मोटिवेशन लेके उस्मान भाई से पहले मैं जो है वो स्कॉलरशिप पे आ गया था। नहीं नहीं, तो मेहरबानी जनाब, इस शुक्रिया करें। इस तरह इस तरह की चीजें जो हैं वो आप मतलब ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे ये सेशन अब मैंने पूरा सेशन सुना है इवन, और वाकई वो ठीक कह रहे थे जो इसको होस्ट कर रहे हैं कि क्या नाम बताया था उनका, इमरान इमरान भाई। इमरान भाई। भाई, जी जी, इमरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ऐसी ऐसी चीजें आज आपने बताई हैं कि इवन तो हम भी मतलब यूरोप के लिए अप्लाई करते रहे थे, तो उस दौरान ऐसी चीजें इतनी मतलब कम्पैक्ट फॉर्म में जो है हमारे पास नहीं थी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरे कोई नंबर पे मसला मैं नहीं। बाकी मेंबर्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आती है जहां से आपको गाइडेंस मिल सकती है अच्छी, चाहे वो ग्रुप से हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो है क्वेश्चंस कम से कम बंदा वो करे जिससे खुद भी बंदे की कोई लर्निंग हो या कुछ। अगर जस्ट मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमनली आपको ग्रुप से मिल सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से, लाइक पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है या स्कॉलरशिप नेटवर्क है, ये 2 ग्रुप आप मस्ट ज्वाइन करें। और वहां से आपके तकरीबन ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको वहां से क्लियर हो सकते हैं। तो बाकी जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ गाइडेंस होती हैं, क्योंकि सीनियर्स का भी टाइम डेफिनेटली जब वहां से वो इधर आ जाते हैं कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज में, वो अपने साथ में काम पीएचडी का वो डेफिनेटली जो है वो उनको टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा ऑब्वियसली। कि क्वेश्चंस आपने जो है वो वैलिड, और जैसे आज मतलब एक वो चल रहा था ऊपर के, मुझे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स बताएं। अब मैंने एक मैसेज किया है ग्रुप के अंदर, तो उसकी रिक्वायरमेंट सब कुछ इवन पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है और लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स के ऊपर जाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ऑब्वियसली एफर्ट तो खुद करनी पड़ती है ना सारी। एफर्ट तो यही हम तो नहीं कर सकते उनकी जगह पे। हम उनको एक पाथ जो है वो दे सकते हैं बात और बात उसके दे सकते लिए हैं, गाइडेंस हाँ, दे सकते हैं, कोई हेल्प गाइडेंस। चाहिए हो तो वो हम मतलब जो है वो कर बाकी सकते हैं हम औरली। बाकी हम कंसल्टेंट्स तो हैं नहीं कि हमने कोई उनसे या पैसे ले रहे हैं ऐसे या कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। तो टाइम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम टाइम इतना दे के कर रहे हैं, डेडिकेटेड इतना वे में कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है
कि हम मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करें। कमिंग डेज के ऐसे अंदर हम इंशाल्लाह और कंट्रीज के भी सेशन जो है अरेंज करेंगे। मैं तो ऐसे नहीं ही हूँगा बिल्कुल मीटिंग्स में, लेकिन इमरान भाई जो है एज अ होस्ट हर मीटिंग में आपको नज़र आएंगे। इसलिए जो है वो आप लोग लाजमी, मैं तो कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन हो आपके पास तो वो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि बिल्कुल इनकमिंग सेशंस में खुद भी ऑडियंस में शायद मैं भी शामिल हूँगा। तो मेरी तरह बिल्कुल ऐसे ही है। इवन हाँ तो जी, मैं कोरिया में बैठा हूँ और हमारे पास टाइम इस वक्त 2:10 मतलब हो चुके हैं, लेकिन जी मुझे पता था कि मतलब इससे कुछ ना कुछ मुझे मिला है। जी और जी इन बिल्कुल। फ्यूचर मतलब एटलीस्ट हो तो चलें किसी जगह पे हम हैं, लेकिन किसी को बताने के लिए ही इस वजह से इवन मैंने चीजें नोट डाउन की हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो वो चीजें मतलब बाकी मेंबर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को जो है वो पॉजिटिव वे में लेके चलें और सब्र से थोड़ा सा काम लेना है। हम थोड़ा सा जो है ना वो इस चीज में बहुत घबराए हुए भी होते हैं बाज़ औक़ात कि हमें पोजीशन नहीं मिल रही 4-5 जगह पे अप्लाई करने के बाद, तो इस ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपने अपनी हाँ, मैं कंसिस्टेंसी के यहाँ साथ पे ना, मैं आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पे ना छोटी सी एग्जांपल अपनी देता हूँ। मैं 2019 में डिग्री कंप्लीट हुई, 2020 में तो मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। तो हुँ, मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं क्या करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ भी। एक यूनिवर्सिटी के अंदर वेटिंग लिस्ट में मैं रहा। और उसके बाद 2021 इस तरह गुजर गया। 2022 के अंदर मेरा इटली की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, लेकिन मैं ड्यू टू सम रीजंस मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद 2023 जो है वो मैंने ये इरादा करके किया कि इस साल मैंने जो है ना लाजमी इंशाल्लाह पोजीशन अपनी हंट करनी है हर हाल में। तो मैंने बहुत डेडिकेटेड होके अपना फुल 100% दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इटली हूँ, बुलज़ैनो में बैठा हूँ। तो अगर आप डेडिकेटेड वे में करें और आप ये समझें कि मेरे पास ये डू एंड डाई वाला काम है, तो अगर आपने अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान छोड़ना है तो आपको डू एंड डाई करना पड़ेगा। अगर आप यहीं ऐसे पे ही रहना चाहते हैं तो कुर्बानी आप देनी। लोगों की अपनी मर्जी है। बिल्कुल ये हाँ, तो ठीक है ये उस्मान चीज़ है। भाई, बहुत और शुक्रिया। थैंक यू। कोई मसला नहीं, वेलकम। और कोई क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। जी जी, पूछ। सर ये रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, जैसा कि आप करंटली इनरोल्ड हैं पीएचडी में, तो हम्म आजकल जैसा कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो रिसर्च प्रपोजल का अगर मैं टॉपिक लिखता हूँ एआई चैट जीपीटी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो हम्म हमें एक प्री डिफाइंड जेनेरिक सा मतलब एक पूरा फुल फ्लैज हमें बना के दे देता है। तो हम्म। क्या मतलब ऐसा भी मैकेनिज्म उनके पास जनरेट हो गया, वो उसको मतलब डिटेक्ट कर ले? अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी माइंड चेंजेस माइनर से सर, कर लेता हूँ उसको। मैं आपकी बात समझ गया जी हूँ। मैं टीचर्स की बात तो अलग है। मैं इस टाइम ना बुलज़ैनो यूनिवर्सिटी में ना उनके सेंट्रल पोर्टल पर हूँ। और मैंने ठीक उनसे है। एंड नोट, सॉरी, जो प्लेजरिज्म डिटेक्टर है ना वो रिक्वेस्ट की है। उनकी मुझे ठीक रिसेंटली है। ईमेल आई थी छुट्टियों से पहले। ये भी क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि आपको जल्द जो है आपका अकाउंट दे देंगे, और जो आपका वेरिएंट आपको हम अलॉट कर रहे हैं वो एक एडवांस वेरिएंट है। उसके अंदर प्लेजरिज्म में एआई के जितने टूल्स हैं वो भी सारे डिटेक्ट होंगे। तो आपके क्वेश्चन का जो है सारा आंसर यहीं पे आ गया। ठीक अगर है। मैं एज ए पीएचडी स्टूडेंट, अगर मुझे इतनी एक्सेस दे रहे हैं, तो जो टीचर्स हैं जिनकी उम्र गुजर गई है इस रिसर्च में, उनके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, आपको एक सेकंड में किस तरह पकड़ लेते होंगे, आप लोग जो है इससे अंदाज़ा खुद लगा लें। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और जो भी काम करें अपना प्रपोजल एक टाइम दे के अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने माइंड के मुताबिक बनाएं, ना कि जो है वो एआई को यूज़ करें। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। अ, मेरे ख्याल में उस्मान भाई अब यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने दे दिया है, तो आपका टाइम भी होगा और बाकी लोग भी आई थिंक जिनके क्वेश्चन थे उनको मिल गए होंगे। बाकी जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनको फेसबुक पे वो पेज वगैरह हमने बता दिया, उसके ऊपर ये आ जाएगी, तो वहाँ से वो हाँ हाँ। डिटेल ले लेंगे। और अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आप उसकी चैट के अंदर वो कर सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आंसर दे दें जो स्पेसिफिक हो। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई थिंक हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उस्मान भाई उस्मान आप भाई, जी जी जी, अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल हाँ, है ब्रदर? मैं ठीक। अच्छा, मैं कुछ एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। वो भाई ने पूछा था कि हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो खैर, मेरे मुताबिक अगर वो क्या कहते हैं, गूगल स्कॉलर के ऊपर जाते हैं, जो पीएचडी पोजीशन होती है, मेन हम्म के टॉपिक टाइटल होता है, उसके को रिलेटेड 5 से 7 जो रिसर्च पेपर हो गए या रिव्यू आर्टिकल हो गए,
उसके लास्ट के ऊपर लिखा होता है फ्यूचर डेवलपमेंट या फ्यूचर पर्सपेक्टिव। अगर वो वहां से पॉइंट लेके लिखेंगे, आई थिंक वो ज्यादा मीन के यस सॉलिड एविडेंस के साथ होंगे, और वो इन चीजों को ऐसे लेके चलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि प्रपोजल जो होगा ना, वो जहां पे भी ऐसे बना के सबमिट करेंगे ना, तो वो कैंडिडेट आई थिंक शॉर्टलिस्ट होंगे, जो मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, थैंक यू सो मच, आपने जो है वो जी क्लियर कर दिया, मैंने मिस कर दिया था इसको। और जी ये जी। वाकई ऐसे ही है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स या इस तरह का जो हर पेपर के अंदर ऑलमोस्ट जो है ये चीज़ें गिवन होती हर हैं। हर पेपर के अंदर जो भी कह लें कि आपका जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है 2023 की, आप कोई भी उसका रिव्यू आर्टिकल हम्म, उठाएं, और जो भी उसका कोई लेटेस्ट पेपर है, उसके लास्ट के ऊपर होता है फ्यूचर डेवलपमेंट, ये एक पॉइंट होता है, कुछ पेपर के अंदर नहीं भी होता। तो वहां हम्म। से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं कि अच्छा इसके हाँ, अंदर ये भी हो बस सकता है, इसके सिंपली अंदर ये भी हो सिंपली सकता है। हमने सिंपली हम ये काम कर लें कि उसी जो पेपर है उसके जो इम्पोर्टेंट 2-3 पैराग्राफ्स हैं उनको कॉपी करें, चैट जीपीटी में डालें हाँ, और चैट जीपीटी को कमांड दे दें कि इसकी फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या हो सकती हैं। आइडिया वहां से भी हमें मिल सकता है, दैट्स नॉट अ आइडिया बिग डील। आइडिया वहां से भी मिल सकता है ना, लेकिन आपने अभी कहा है कि हमें वो जो मेन के अकाउंट दे कॉपी रहे हैं पेस्ट ना, नहीं वो करना, कॉपी पेस्ट वो नहीं करना, आपने सिर्फ आइडिया लेना है, आपने वही वर्ड्स आई- उठा के अंदर नहीं आपने इंक्लूड करने। आपने जो मैं आइडिया आपको एआई जो है वो आपको दे रहा है, आपने हाँ वही काम करना है कि उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको उठाना है, गूगल स्कॉलर पे डालना है, उसके रेलेवेंट हाँ, पेपर्स निकालने हैं। वो आपके बहुत ही ऑथेंटिक पेपर्स आएंगे। जब तो आप उन पेपर्स को पढ़ेंगे, उनमें से आपने पढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है, और उस पे आपने अपना रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करना है। वो आपने अपने माइंड के मुताबिक आपने ड्राफ्ट करना है, ना कि आप एआई टूल के थ्रू जो है आप करें। हाँ, तो एक वो तो क्वेश्चन आ रहे वो रिफ्रेजिंग करनी है या नहीं। रिफ्रेजिंग जो है वो वो की जा सकती है इन सम ऑफ द केसेस, लेकिन मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जितने एआई डिटेक्टर्स आ चुके हैं और जितना बेशक एआई में बहुत एडवांसमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिटेक्टर्स आ चुके हैं उसके मुताबिक अब एआई टूल्स को यूज़ करना फॉर रिसर्च प्रपोजल या इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड चॉइस। आपको अपने माइंड के थ्रू जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, आपका क्योंकि स्टूडेंट इतना एक्सपर्ट नहीं होता, जो प्रपोजल आप बना लें, आप अपने मास्टर्स के जो टीचर्स हैं या अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनके पास लेकर जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें कि सर ये हमारा रिव्यू कर दें। मैंने भी यही काम किया था। तो वो आपको ऐसे ही। रिव्यू रिव्यू कर देंगे, उनको कमेंट करेंगे, आपने अपने प्रपोजल को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करके आप बिस्मिल्लाह करें, अप्लाई करें आप। तो मेरा ख्याल है उस्मान भाई, चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के बजाय ना, ये वाला जो तरीका है फ्यूचर डेवलपमेंट, ये वाली चीजें देख लिया करें, तो हाँ मेरा हाँ, ख्याल है ये बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे और आपका पॉइंट जो है वो क्लियरली आ गया। जी और जी। उसके बाद आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं ना, कि मेन के वो गूगल पर जाएं तो वो आपको पेपर देता है। एक और एआई टूल है प्रीफेक्सिबिलिटी, ठीक है, वो आपको उसी के अंदर ही वो रेफरेंस पेपर, जो वेबसाइट जो कुछ भी होता है, वो आपको उसी के अंदर वो मेन के रेफरेंस पेपर भी दे देता है। चलें, वो ये तो भी बहुत एआई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ बात जी। है। हम अब सेशन अपना कंक्लूड करते हैं। हाँ इमरान जी। भाई क्लोजिंग वर्ड्स जो हैं वो दें, और मुझे भी इजाज़त दें, मैंने भी थोड़ा काम करना है इसलिए। हाँ। बस कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग वर्ड शुक्रिया के अलावा क्या हो सकते हैं कि आपने इतना टाइम निकाला और चीज़ों को कोई मसला नहीं जी। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं। तो फ्यूचर में भी हम आपको भी तंग करते रहेंगे और ये लोग बहुत भी तंग करते रहेंगे, जिनका कोई क्वेश्चन होगा या चीज़ें होंगी, तो इंशाल्लाह आपसे हेल्प लेंगे। तो मेरे कोई ख्याल में मसला बस नहीं। इसी दुआ के साथ कि हमारा ये जो हमारी कोशिश है, काविश है, ये किसी का काम आ जाए, तो आमीन। इख्तिताम हाँ। करते हैं। तो आई थिंक हाँ जी। अल्लाह हाफ़िज़ ही बेहतर है अब। ओके, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल जो है वो मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह यूरोप कि आप यूएसए सब में हो। जो है हमारे तो यूरोप, यूएसए, दुनिया के किसी और हमारे कोने तो में हो बैठ के गया। आप। हाँ, हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हो गया। आप लोग भी जो है वो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हों, हमें इससे ज़्यादा और क्या रिवार्ड चाहिए, और कोई इसके अलावा हाँ। रिवार्ड नहीं है हमारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बाय बाय। अल्लाह।